स्वागत है आपका बुक आईक्यू ऑडियो में, जहां हम बेहतरीन किताबों की ताकतवर सीख को आपके जीवन में उतारते हैं। आज हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस की, एक ऐसी गाइड जो आपको सिखाएगी कि अपनी भावनाओं को कैसे समझें, नियंत्रित करें और उन्हें अपने विकास का हथियार बनाएं। यहां हम जटिल विचारों को आसान और काम आने वाली सीख में बदलते हैं, ताकि आप नकारात्मक भावनाओं को ताकत में बदलकर अपनी मनचाही जिंदगी बना सकें। क्यों ये किताब? कई किताबें भावनाओं और उनके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करती है, लेकिन वे शायद ही कभी ये बताती है कि भावनाएं वास्तव में क्या है, वे कहां से आती है, उनका क्या उद्देश्य है और वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। भावनाएं संभालने के लिए सबसे जटिल चीजों में से एक है और दुर्भाग्यवश अक्सर आप और मैं उनकी रहस्यमयी शक्ति के शिकार हो जाते हैं। हम खुद को उनके जादू से मुक्त नहीं कर पाते, क्योंकि भावनाएं हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है और उसके हर पहलू को प्रभावित करती है। हमारी ये अक्षमता कि हम समझ सके भावनाएं कैसे काम करती है, हमें अपना आदर्श जीवन बनाने और अपनी पूरी क्षमता को पूरा करने से रोक सकती है। अगर आप नकारात्मक भावनाओं से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं या ये सीखना चाहते हैं कि भावनाएं कैसे काम करती है और कैसे आप उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। इस किताब के अंत तक आप जान जाएंगे कि भावनाएं कैसे काम करती है और उससे भी महत्वपूर्ण, आप उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। भाग 1, भावनाएं क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाएं वास्तव में क्या होती है और उनका उद्देश्य क्या है? इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, जीवित रहने की प्रवृत्ति, आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। फिर हम समझेंगे कि ईगो क्या है और ये आपकी भावनाओं पर कैसे असर डालता है। अंत में हम भावनाओं के पीछे का तंत्र जानेंगे और समझेंगे कि नकारात्मक भावनाओं से निपटना इतना कठिन क्यों होता है। 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। लोग नकारात्मकता की ओर झुकाव क्यों रखते हैं? आपका दिमाग जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि आप इस वक्त ये किताब पढ़ पा रहे हैं। जब आप सोचते हैं तो आपके जन्म लेने की संभावना बेहद कम थी। इस चमत्कार के होने के लिए आपसे पहले की सभी पीढ़ियों को इतना जीवित रहना पड़ा कि वे संतान पैदा कर सकें। जीवित रहने और प्रजनन की इस यात्रा में उन्हें सैकड़ों या शायद हजारों बार मृत्यु का सामना करना पड़ा होगा। सौभाग्य से आपके पूर्वजों के विपरीत आप संभवतः रोज मौत का सामना नहीं कर रहे हैं। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। फिर भी आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म ज्यादा नहीं बदला है। आपका दिमाग अब भी आपके आसपास के माहौल को संभावित खतरों के लिए स्कैन करता रहता है। कई मायनों में आपके दिमाग के कुछ हिस्से अब अप्रासंगिक हो गए हैं, भले ही आप किसी शिकारी द्वारा खाए जाने से कुछ ही सेकंड दूर न हो। आपका दिमाग अब भी नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में कहीं ज्यादा महत्व देता है। अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन, नकारात्मकता की ओर झुकाव का एक उदाहरण है। अतीत में अगर आपके कबीले ने आपको अस्वीकार कर दिया होता तो आपके जीवित रहने की संभावना बहुत घट जाती। इसलिए आपने अस्वीकृति के किसी भी संकेत को पहचानना सीख लिया और ये आपके दिमाग में गहराई से दर्ज हो गया। आज के समय में अस्वीकृति का आपके लंबे समय तक जीवित रहने पर बहुत कम या कोई असर नहीं पड़ता। पूरी दुनिया आपसे नफरत करे, फिर भी आप नौकरी, घर और खाने पीने का इंतजाम रख सकते हैं। फिर भी आपका दिमाग अस्वीकृति को आपके जीवित रहने के लिए खतरे के रूप में देखता है। यही कारण है कि अस्वीकृति इतनी पीड़ादायक लग सकती है। भले ही आप जानते हो कि ज्यादातर अस्वीकृतियां कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप भावनात्मक दर्द महसूस करते हैं। अगर आप अपने दिमाग की सुने तो आप इसके इर्द गिर्द पूरा नाटक बना सकते हैं। आप मान सकते हैं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं और अस्वीकृति पर दिनों या हफ्तों तक सोचते रह सकते हैं। इससे भी बुरा, आप इस अस्वीकृति के कारण अवसादग्रस्त हो सकते हैं। एक नकारात्मक टिप्पणी सैकड़ों सकारात्मक टिप्पणियों पर भारी पड़ सकती है। यही कारण है कि 50 5 सितारा रिव्यू पाने वाले लेखक को भी एक ही 1 सितारा रिव्यू मिलने पर बुरा लग सकता है। भले ही लेखक जानता है कि वो 1 सितारा रिव्यू उसके जीवित रहने के लिए खतरा नहीं है, उसका लेखक दिमाग ऐसा नहीं मानता। ये नकारात्मक रिव्यू को उसके
ईगो के लिए खतरे के रूप में देखता है, जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। अस्वीकृति का डर आपको घटनाओं को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। अगर आपके बॉस ने काम पर आपकी आलोचना की, तो आपका दिमाग इसे खतरे के रूप में देख सकता है और आप सोचने लगते हैं, क्या पता बॉस मुझे नौकरी से निकाल दे? अगर मुझे जल्दी नौकरी न मिली तो क्या होगा? क्या मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगा? भले ही ये सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके लिए उपयोगी है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप असली खतरों और काल्पनिक खतरों के बीच फर्क करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप अनावश्यक दर्द और चिंता का अनुभव करेंगे, जो आपके जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर डालेगा। इस नकारात्मकता के झुकाव को दूर करने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। मानव की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक यह है कि हम अपने विचारों का उपयोग करके अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं और घटनाओं की व्याख्या अधिक सशक्त तरीके से कर सकते हैं। ये किताब आपको यही करना सिखाएगी। कार्यचरण: वर्कबुक में संबंधित अभ्यास पूरा करें। भाग आए, भावनाएं क्या है? 1. नकारात्मकता की ओर झुकाव। क्यों आपके दिमाग का काम आपको खुश करना नहीं है? आपके दिमाग की प्राथमिक जिम्मेदारी आपको खुश करना नहीं है, बल्कि आपकी जीवित रहने की क्षमता सुनिश्चित करना है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं पर सक्रिय रूप से नियंत्रण रखना होगा, न कि ये उम्मीद करनी होगी कि आप अपने आप खुश रहेंगे, क्योंकि ये आपकी प्राकृतिक अवस्था है। आगे के भाग में हम चर्चा करेंगे कि खुशी क्या है और ये कैसे काम करती है। डोपामाइन आपकी खुशी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कई कार्यों के अलावा कुछ व्यवहारों को इनाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब डोपामाइन आपके दिमाग के प्लेजर सेंटर में रिलीज होता है, तो आपको एक तीव्र सुख और संतोष की अनुभूति होती है, बिल्कुल नशे जैसी। ये वही अनुभव है जो व्यायाम, जुआ खेलने, सेक्स या स्वादिष्ट खाना खाने के समय होता है। डोपामाइन का एक काम ये सुनिश्चित करना है कि आप भोजन खोजें ताकि आप भूख से न मरें, और आप साथी की तलाश करें ताकि प्रजनन हो सके। बिना डोपामाइन के शायद हमारी प्रजाति अब तक विलुप्त हो गई होती। ये सुनने में अच्छा लगता है ना? हाँ और नहीं, दोनों। क्यों आज डोपामाइन का सिस्टम हमें गुमराह कर रहा है? अतीत में डोपामाइन का सीधा संबंध जीवित रहने से था, लेकिन आज इसे कृत्रिम रूप से उत्तेजित किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोशल मीडिया, जो आपकी जिंदगी से जितना संभव हो सके उतना समय निकालने के लिए मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है। क्या आपने नोट किया है कि बार बार पॉपअप होने वाले नोटिफिकेशन कैसे आपको खींचते हैं? ये आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि आप जुड़े रहें, और जितना ज्यादा आप जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा कमाई इन सेवाओं की होगी। पोर्नोग्राफी या जुआ खेलना भी डोपामाइन रिलीज कराता है, जिससे ये गतिविधियां बेहद लत लगाने वाली हो सकती है। सौभाग्य से हमें हर बार डोपामाइन रिलीज होने पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, हमें हर कुछ मिनट में फेसबुक न्यूज फीड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इससे हमें डोपामाइन का सुखद एहसास होता है। आज का समाज एक ऐसी खुशी बेच रहा है जो हमें वास्तव में नाखुश कर रही है। हम डोपामाइन के आदी बन चुके हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मार्केटर्स ने हमारे दिमाग का फायदा उठाने के प्रभावी तरीके ढूंढ लिए हैं। हम दिन में कई बार डोपामाइन शॉट लेते हैं और हमें यह पसंद आता है, लेकिन क्या यह वास्तविक खुशी है? डोपामाइन की लत के खतरनाक परिणाम। डोपामाइन की वजह से वास्तविक नशे भी लग सकते हैं, जो स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं। ट्यूलन यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि जब प्रतिभागियों को अपने प्लेजर सेंटर को खुद से उत्तेजित करने की अनुमति दी गई, तो उन्होंने औसतन प्रति मिनट 40 बार ऐसा किया। उन्होंने खाने को भी मना कर दिया, भले ही वे भूखे हों। एक चरम उदाहरण है कोरिया के ली सेउंग सोप का। 2005 में श्री सोप ने 58 घंटे लगातार वीडियो गेम खेला, बहुत कम खाना पानी लिया और बिल्कुल भी नहीं सोए। जांच में पाया गया कि उनकी मौत थकावट और निर्जलीकरण के कारण हृदय गति रुकने से हुई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि डोपामाइन का क्या रोल है और यह आपकी खुशी को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप अपने फोन के आदी हैं?
क्या टीवी से चिपके रहते हैं, या शायद आप वीडियो गेम खेलने में बहुत समय बिताते हैं? हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज के आदी होते हैं। कुछ मामलों में ये स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार ये सूक्ष्म होता है। जैसे आप सोचने के भी आदी हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी लतों को पहचानना होगा और उन पर रोशनी डालनी होगी, क्योंकि ये आपकी खुशी छीन सकती है। एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, एक मिथक। क्या आपको लगता है कि एक दिन आप अपना सपना पूरा करेंगे और तब खुश होंगे? ये बहुत कम संभावना है। आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप करेंगे, लेकिन फिर भी आप हमेशा खुशी खुशी नहीं जिएंगे। ये सोचना आपके दिमाग का एक और खेल है। हेडोनिक अडेप्टेशन, हिडोनिक अडेप्टेशन। आपका दिमाग नई परिस्थितियों के साथ जल्दी ढल जाता है। शायद ये विकास, एवोल्यूशन और जीवित रहने के लिए लगातार अनुकूलन की जरूरत का परिणाम है। इसी वजह से जो नई कार या घर आप चाहते हैं, वो आपको केवल थोड़े समय के लिए खुश करेगा। जब शुरुआती उत्साह खत्म हो जाएगा, तो आप अगले रोमांचक चीज की तलाश में लग जाएंगे। 1978 का अध्ययन लॉटरी विजेता बनाम पैराप्लेजिक। एक दिलचस्प शोध में वैज्ञानिकों ने देखा कि लॉटरी जीतने और पैराप्लेजिक बनने का खुशी पर क्या असर होता है। परिणाम चौंकाने वाले थे। 1 साल बाद दोनों समूह उतने ही खुश या दुखी थे जितने पहले थे। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप डैन गिलबर्ट का टेड टॉक द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस देख सकते हैं। असली निष्कर्ष, भले ही आप सोचे कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, सच्चाई यह है कि बाहरी घटनाएं आपके लंबे समय की खुशी पर बहुत कम असर डालती हैं। सोनिया ल्यूबोमिर्स्की की किताब द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के मुताबिक 50% हमारी खुशी जेनेटिक से तय होती है, 40% आंतरिक कारकों से और सिर्फ 10% बाहरी कारकों से। इन बाहरी कारकों में शामिल है शादीशुदा होना या अकेले रहना, अमीर होना या गरीब होना, और सामाजिक प्रभाव। इसलिए खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, न कि आपके साथ क्या होता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको अपने जीवन में अधिक खुशी और आनंद महसूस करने से रोक सकता है। अगले भाग में हम ईगो के बारे में जानेंगे। एक्शन स्टेप, वर्कबुक का उपयोग करें और उन चीजों को लिखें जो आपको डोपामिन के शॉट्स देती है। सेक्शन आए, इमोशंस क्या है? 2, खुशी, अहंकार, ईगो क्या है? आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, जीवित रहने की प्रक्रिया ही आपकी भावनाओं को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारण नहीं है। आपका अहंकार भी आपकी भावनाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर आपको अपनी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण चाहिए, तो यह जरूरी है कि आप समझें कि अहंकार क्या है और यह कैसे काम करता है। अहंकार का मतलब क्या है? हम अक्सर कहते हैं उसका अहंकार बहुत बड़ा है और इसे गर्व से जोड़ते हैं। हालांकि गर्व अहंकार की एक अभिव्यक्ति है, लेकिन यह इसका सिर्फ एक हिस्सा है। आप बाहर से बहुत विनम्र दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका जीवन पूरी तरह से अहंकार के नियंत्रण में हो सकता है। अहंकार की असल परिभाषा, अहंकार वो स्वच्छवी सेल्फ आइडेंटिटी है जो आपने अपने जीवन में बनाई है। ये पहचान कैसे बनी? ये आपके विचारों से बनी है। ये मन द्वारा बनाई गई पहचान है जिसकी कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती। आपके साथ होने वाली घटनाओं का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। आप उन्हें जो मतलब देते हैं वो आपके मन की व्याख्या होती है। आप अपने बारे में बहुत सी बातें इसीलिए मानते हैं क्योंकि दूसरों ने आपको ऐसा कह दिया। आप अपने नाम, उम्र, धर्म, राजनीतिक विचार या पेशे से भी जुड़ जाते हैं। ये लगाव, अटैचमेंट आगे चलकर विश्वास बनाता है और ये विश्वास कुछ विशेष भावनाओं को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके धर्म की आलोचना करता है या आपके राजनीतिक सिद्धांतों पर हमला करता है, तो आपको बुरा लग सकता है। इस किताब में हम अहंकार को कभी आपकी कहानी तो कभी आपकी पहचान कहेंगे और इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर करेंगे। क्या आप अपने अहंकार से परिचित हैं? आपका अहंकार कैसे काम करता है? यह आपके सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। कम जागरूक लोग
अहंकार के अस्तित्व से भी अनजान होते हैं और पूरी तरह से उसके गुलाम बनकर जीते हैं। ज्यादा जागरूक लोग अहंकार के पार देख सकते हैं। वे समझते हैं कि विश्वास कैसे काम करते हैं और किसी विश्वास से जरूरत से ज्यादा लगाव कैसे दुख पैदा करता है। ऐसे लोग अपने मन के मालिक बन जाते हैं और भीतर से शांत रहते हैं। ध्यान दें, अहंकार न अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ जागरूकता की कमी का परिणाम है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, अहंकार कम होता जाता है, क्योंकि अहंकार और जागरूकता साथ साथ नहीं रह सकते। अहंकार को पहचान की जरूरत क्यों होती है? अहंकार एक सेल्फिश एंटिटी है। इसे सिर्फ अपनी सर्वाइवल की चिंता रहती है। यह आपके दिमाग की तरह ही काम करता है। इसका भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और यह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका मकसद न आपकी खुशी है न मानसिक शांति। अहंकार हमेशा बेचैन रहता है। यह चाहता है कि आप अचीवर बने, बड़ी चीजें हासिल करें और किसी बन जाए। अहंकार अपनी पहचान चीजों, लोगों या विचारों, मान्यताओं से बनाता है। अहंकार पहचान बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करता है? भौतिक वस्तुएं, फिजिकल आइटम्स। अहंकार को चीजों से जुड़ना पसंद है। उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म बड़े पैमाने पर सामूहिक अहंकार की ही देन है। मार्केटिंग कंपनियां जानती है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि उससे जुड़ी कहानी और भावनाएं भी खरीदते हैं। आपका शरीर, बहुत से लोग अपनी सेल्फ वर्थ अपने लुक से जोड़ते हैं। अहंकार के लिए यह पहचान का सबसे आसान साधन है। आप अपने शरीर को देख सकते हैं बिना उससे जुड़ाव रखें। दोस्त और जान पहचान। अहंकार रिश्तों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अक्सर हम दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए काम करते हैं। माता पिता को गर्व महसूस कराना, बॉस का सम्मान पाना, साथी का प्यार पाना आदि। माता पिता और बच्चे का रिश्ता। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अपनी जायदाद समझते हैं और उन पर अपना अधूरा सपना थोपते हैं। जोड़ीदार, कपल्स। किसी पर निर्भर महसूस करना भी अहंकार का खेल है। जब आप समझ जाते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तब आप लोगों का साथ असली रूप में आनंद ले सकते हैं। आपकी मान्यताएं, बिलीफ्स। अहंकार अपने विश्वासों से चिपक कर उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या दार्शनिक। अत्यधिक लगाव के कारण लोग अपने विश्वास के लिए मरने या मारने तक को तैयार हो जाते हैं। अहंकार किन किन चीजों से पहचान बनाता है? एक सूची। आपका शरीर, आपका नाम, आपका लिंग, आपकी राष्ट्रीयता, आपकी संस्कृति, आपका परिवार दोस्त, आपके विश्वास, धार्मिक, राजनीतिक आदि, आपकी निजी कहानी, अतीत की व्याख्या, भविष्य की उम्मीदें, आपकी समस्याएं, बीमारी, वित्तीय स्थिति, पीड़ित मानसिकता, आपकी उम्र, आपका काम, आपका सामाजिक दर्जा, आपकी भूमिका, कर्मचारी, गृहिणी, माता पिता, बेरोजगार आदि। भौतिक वस्तुएं, घर, गाड़ी, कपड़े, मोबाइल आदि। आपकी इच्छाएं। अहंकार की मुख्य विशेषताएं। होना को रखने से जोड़ना, यानी वस्तुओं से पहचान बनाना। तुलना करना, दूसरों के अहंकार से अपनी तुलना करना। कभी संतुष्ट न होना, हमेशा और ज्यादा चाहना। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना, आत्ममूल्य का आधार दूसरों की राय बनाना। अहंकार की श्रेष्ठ महसूस करने की जरूरत। अहंकार खुद को दूसरों से ऊपर महसूस करना चाहता है। इसके लिए ये कई तरीके अपनाता है। मशहूर स्मार्ट लोगों से जुड़कर अपनी वैल्यू बढ़ाना, गॉसिप करना ताकि दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस किया जा सके। हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे भी श्रेष्ठ महसूस करने की चाह होती है। श्रेष्ठता कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स असल में अच्छा न होने के डर को छिपाता है। प्रसिद्धि की चाह, ताकि दूसरों से अलग और ऊपर महसूस हो। हमेशा सही होना, यह अहंकार के अस्तित्व का मजबूत प्रमाण है। शिकायत करना, यह साबित करने का तरीका कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। ध्यान आकर्षित करना, चाहे अच्छे काम से, अजीब कपड़े पहनकर, टैटू बनवाकर या गलत काम करके। आपका अहंकार और आपकी भावनाओं पर उसका प्रभाव। यह समझना कि आपका अहंकार कैसे काम करता है, आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी वर्तमान कहानी लोगों, वस्तुओं या विचारों से गहरी पहचान, आइडेंटिफिकेशन का परिणाम है। यही गहरी पहचान आपकी जिंदगी में कई नकारात्मक भावनाओं की जड़ है। उदाहरण के लिए, जब जीवन आपकी व्यक्तिगत कहानी के अनुसार नहीं चलता तो आप परेशान हो जाते हैं, या जब कोई आपके किसी विश्वास को चुनौती देता है तो आप रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाते हैं। संक्षेप में, आपकी अधिकांश भावनाएं आपकी व्यक्तिगत कहानी और दुनिया को देखने के आपके दृष्टिकोण पर आधारित है। जैसे जैसे आप अपनी वर्तमान कहानी को एक अधिक सशक्त, एम्पावरिंग कहानी से बदलते हैं और साथ ही चीजों, लोगों या विचारों से अपने अत्यधिक लगाव को छोड़ते हैं, आप अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने लगेंगे। इस किताब के आगे हम देखेंगे कि आप घटनाओं की व्याख्या करने के अपने तरीके को कैसे बदल सकते हैं। अभ्यास: वर्कबुक के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ मिनट निकालें। सेक्शन आए, भावनाएं क्या है? 3, अहंकार की प्रकृति। भावनाओं की प्रकृति। भावनाएं जटिल होती है। इस हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि वे कैसे काम करती है। भावनाओं के पीछे का तंत्र, मैकेनिज्म समझकर आप उन्हें उठते ही अधिक प्रभावी तरीके से संभाल पाएंगे। पहली बात यह समझनी है कि भावनाएं आती जाती रहती है। एक पल आप खुश महसूस करते हैं, अगले ही पल दुखी हो सकते हैं। हालांकि आपके पास अपनी भावनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है, आपको उनकी अनिश्चित प्रकृति को भी स्वीकार करना होगा। अगर आप हमेशा खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने लिए असफलता का जाल बुनते हैं। इसके बाद आप खुद को दोषी ठहराने लगते हैं, या और बुरा, खुद को कोसने लगते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण पाने की शुरुआत आपको ये स्वीकार करने से करनी होगी कि वे अस्थायी, ट्रांसिएंट हैं। उन्हें अपने साथ ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। खुद को उदास महसूस करने की अनुमति दें, बिना ये टिप्पणी किए, मुझे उदास नहीं होना चाहिए या मुझ में क्या गलत है। इसके बजाय वास्तविकता को उसी रूप में रहने दें, चाहे आप मानसिक रूप से कितने भी मजबूत क्यों न हो। जीवन में कभी न कभी आप उदासी, शोक या अवसाद का अनुभव करेंगे। उम्मीद है कि ये सब एक साथ और लगातार न हो। कई बार आप निराश, धोखा खाया हुआ, असुरक्षित, आक्रोशित या शर्मिंदा महसूस करेंगे। आप अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि भावनाएं आती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे चली भी जाती है। नकारात्मक भावनाएं बुरी या बेकार नहीं हैं। आप खुद को नकारात्मक भावनाओं के लिए दोषी ठहरा सकते हैं या खुद को मानसिक रूप से कमजोर मान सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप में कुछ गलत है, लेकिन आपके अंदर की आवाज जो भी कहे, आपकी भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती। भावनाएं बस भावनाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए उदासी महसूस करना यह साबित नहीं करता कि आप कभी फिर हंस नहीं पाएंगे। असल में भावनाओं की आपकी व्याख्या और उन पर आधारित दोषारोपण का खेल ही पीड़ा पैदा करता है, खुद भावनाएं नहीं। नकारात्मक भावनाएं कई बार मददगार भी होती है। कभी कभी आपको नीचे गिरना पड़ता है ताकि आप ऊपर उठ सकें। दुनिया के सबसे सशक्त लोग भी अवसाद में गए हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मानसिक टूटन का सामना करेंगे, लेकिन उन्होंने किया और फिर वापसी की। अब्राहम लिंकन अपनी मंगेतर को खोने के बाद महीनों तक अवसाद में रहे, फिर भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नकारात्मक भावनाएं कई बार चेतावनी का काम करती हैं। वे आपको अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकती हैं। नकारात्मक भावनाओं की सकारात्मक भूमिका। आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ बताने के लिए है। इनके बिना आप शायद कभी बढ़ नहीं पाते। नकारात्मक भावनाओं को शारीरिक दर्द के भावनात्मक रूप में देखें। शारीरिक दर्द ये संकेत देता है कि कुछ गलत है और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह भावनात्मक दर्द आपको बताता है कि आपको अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है। शायद किसी रिश्ते को छोड़ना, नौकरी बदलना या किसी अशक्त करने वाली कहानी से छुटकारा पाना। भावनाओं का अस्थायी स्वभाव। चाहे आप कितने भी अवसादग्रस्त हो, कितना भी शोक झेल रहे हों या किसी पल कितना भी बुरा महसूस कर रहे हों, ये सब गुजर जाएगा। अपने अतीत के सबसे कठिन समय को याद कीजिए। आपने सोचा होगा
कि आप कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अंततः वो दौर भी बीत गया। अगर एक जैसी नकारात्मक भावनाएं बार बार आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और आपको अपनी जिंदगी में बदलाव की जरूरत है। भावनाओं का धोखा। कभी आपको लगता है कि आप फिर कभी खुश नहीं होंगे, या अपनी भावनाओं से इतने जुड़ गए हैं कि लगता है वे कभी नहीं जाएंगी। ये सामान्य है। नकारात्मक भावनाएं एक फिल्टर की तरह होती है जो आपके अनुभवों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब आप अवसाद में होते हैं तो खाना बेस्वाद लगता है, फिल्में बोरिंग और हर चीज का नकारात्मक पहलू नजर आता है। लेकिन जब मूड अच्छा होता है तो वही चीजें आनंददायक लगती है। आप ये सोच सकते हैं कि अब इस किताब को पढ़कर आप फिर कभी अवसाद में नहीं जाएंगे, लेकिन ये गलत है। फर्क बस इतना होगा कि हर बार इन भावनाओं के आने पर आप समझदार होते जाएंगे और याद रखेंगे ये भी गुजर जाएगा। भावनाओं की चालाकी से बचना। बाहरी परिस्थितियां कई बार आपकी भावनाओं के बदलाव का कारण नहीं होती। आप एक ही स्थिति में, एक ही नौकरी, एक ही बैंक बैलेंस के साथ अलग अलग भावनात्मक स्थितियों में हो सकते हैं। फर्क सिर्फ आपके आंतरिक संवाद का होता है। इन पलों को नोटिस करने और डायरी में लिखने का प्रयास करें ताकि आप भावनाओं के पैटर्न को समझकर उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकें। भावनाओं की बुरी ताकत। जैसा कि एक हार्ट टॉले, द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, भावना अक्सर एक बढ़ी हुई ऊर्जा से भरी विचारधारा होती है और इसकी ऊर्जा इतनी तेज हो सकती है कि इसे देखना मुश्किल हो जाता है। ये आपको अपने कब्जे में लेना चाहती है और अक्सर सफल हो जाती है जब तक कि आपके भीतर पर्याप्त जागरूकता न हो। नकारात्मक भावनाएं जादू के असर की तरह होती है। जब तक आप उनके प्रभाव में होते हैं, बाहर निकलना असंभव सा लगता है। आप जानते हैं कि उन पर सोचते रहना बेकार है, फिर भी आप उस लहर के साथ बहते जाते हैं। जितनी गहराई से ये भावनाएं आपकी कहानी से मेल खाती है, उतना ही उनका असर मजबूत होता है। जैसे अगर आप मानते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो हर बार कुछ कम अच्छा करने पर अपराध बोध या शर्म महसूस करेंगे। समय के साथ ये एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया बन जाती है। भावनाओं की फिल्टर करने की शक्ति। आपकी भावनात्मक स्थिति आपके जीवन के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है, जिससे आपका आचरण और व्यवहार अलग हो जाता है। जब आप एक सकारात्मक अवस्था में होते हैं तो आपके पास अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। ये ऊर्जा आपको देती है हर काम में अधिक आत्मविश्वास, नए कार्यों को अपनाने की खुली सोच जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की क्षमता, कठिन समय में डटे रहने के लिए अधिक भावनात्मक ताकत, बेहतर विचार और बढ़ी हुई रचनात्मकता। उसी भावनात्मक दायरे में सकारात्मक भावनाओं तक आसान पहुंच। जब आप एक नकारात्मक अवस्था में होते हैं तो आपके पास कम ऊर्जा रहती है, जिससे आत्मविश्वास की कमी जो हर काम को प्रभावित करती है, प्रेरणा की कमी जिससे आपके कार्यों की सीमा घट जाती है, नई चुनौतियों को लेने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हिचक, असफलताओं के सामने टिके रहने की क्षमता में कमी। उसी भावनात्मक दायरे में नकारात्मक विचारों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। मेरे जीवन का वास्तविक उदाहरण। दोनों स्थितियां बिल्कुल एक जैसे बाहरी हालात में हुई। फर्क सिर्फ मेरी भावनात्मक अवस्था का था। स्थिति 1, अपने ऑनलाइन बिजनेस को लेकर उत्साहित महसूस करना, अधिक आत्मविश्वास। मुझे लगता है कि मेरे विचार अच्छे हैं। मैं अपनी किताबों पर काम करने और आर्टिकल लिखने के लिए उत्साहित हूं। मैं अपना काम साझा करने और उसे प्रमोट करने के लिए तैयार हूं। नई दिशा अपनाने की खुली सोच, नए विचारों के लिए तैयार हूं। दूसरे लेखकों के साथ सहयोग के तरीके सोच सकता हूं और अपने ऑडियंस के लिए नया कोचिंग प्रोग्राम बना सकता हूं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मेरे लिए अजनबी लोगों से संपर्क करना या फेसबुक लाइव करना आसान हो जाता है। डटे रहने की क्षमता, प्रेरणा कम होने पर भी अपने प्रोजेक्ट्स पर टिके रहना। रचनात्मकता और अच्छे विचार, नए बुक आइडिया, आर्टिकल या प्रोजेक्ट्स के लिए खुले रहना। सकारात्मक भावनाओं तक आसान पहुंच। नकारात्मक विचार जल्दी छिटक जाते हैं और दिमाग उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है। स्थिति 2, नतीजों की कमी से हल्का डिप्रेशन महसूस करना। आत्मविश्वास की कमी, खुद पर और अपने प्रोजेक्ट्स पर शक होने लगता है। क्या फायदा? मैं नहीं कर पाऊंगा,
मैं बेवकूफ हूं जैसे विचार आते हैं। प्रेरणा की कमी, कुछ भी करने का मन नहीं होता। वहीं नकारात्मक विचार बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। नई चुनौतियां लेने में कठिनाई, ऊर्जा इतनी कम होती है कि मुश्किल प्रोजेक्ट्स की ओर कदम नहीं बढ़ा पाता। डटे रहने की क्षमता में कमी, काम अधूरे छोड़ देना और टालमटोल करना। नकारात्मक विचार आकर्षित करना, पुराने नकारात्मक विचार और भी गहराई से चिपक जाते हैं और नए नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। दोनों अनुभव कुछ ही दिनों के अंतराल पर हुए। बाहरी हालात एक जैसे थे, लेकिन भावनात्मक स्थिति ने मेरे काम और परिणामों को पूरी तरह बदल दिया। भावनाओं की चुंबकीय शक्ति, आपकी भावनाएं चुंबक की तरह काम करती हैं। वे उसी वेव के विचारों को खींचती है। इसी वजह से जब आप नकारात्मक अवस्था में होते हैं तो आपके पास और नकारात्मक विचार आसानी से आते हैं और उनसे चिपकने पर स्थिति और बिगड़ जाती है। जैसा कि एक हार्ट टॉले द पावर ऑफ नाउ में लिखते हैं, अक्सर विचार और भावनाएं एक दूसरे को पोषण देती है और एक दुष्चक्र बनता है। विचार पैटर्न खुद का एक बड़ा भावनात्मक प्रतिबिंब बनाता है और भावना की कंपन तरंग वही विचार पैटर्न बार बार पैदा करती है। भावनाओं की चुंबकीय शक्ति तोड़ना। मान लीजिए आपका दिन खराब बीता और आप बुरी मन स्थिति में हैं। आप तुरंत और नकारात्मक विचार खींचने लगते हैं, जैसे मैं अभी भी 30 का होकर सिंगल हूं, मैं मोटा हूं, मेरा जॉब बेकार है। देखा आपने कैसे एक नकारात्मक भावना कई असंबंधित नकारात्मक विचारों को एक साथ खींच लेती है। इसे रोकने के लिए आपको नकारात्मक विचारों को क्लस्टर करने की आदत छोड़नी होगी। वास्तविक उदाहरण, मेरे घुटनों की चोट ने मुझे कई खेल खेलने से रोक दिया। दर्द होने पर मेरा मूड गिरने लगता और फिर दिमाग बाकी सारी समस्याओं पर फोकस करने लगता, काम से लेकर निजी जीवन तक। नतीजा, घंटों या दिनों तक नकारात्मक भावनाओं में फंसा रहना। इसलिए अगर आप अपनी समस्याओं पर लगातार ध्यान देंगे तो चाहे जीवन कितना भी अच्छा क्यों न हो, आप डिप्रेस महसूस करेंगे। समाधान है समस्याओं को अलग अलग रखना और दिमाग को ओवर ड्रामा करने से रोकना। भावनात्मक पहुंच, इमोशनल एक्सेसिबिलिटी। आप केवल उन्हीं विचारों को खींच सकते हैं जो आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति के साथ मेल खाते हैं। अगर आप दुखी हैं तो सकारात्मक विचार भले आएं, आप उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। भावनात्मक सेट पॉइंट, इमोशनल सेट पॉइंट। कभी किसी ने आपको दुख में खुश रहने या डिप्रेशन में आभार व्यक्त करने को कहा है? शायद ये काम नहीं किया, क्योंकि आपकी भावनात्मक अवस्था आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। आस्क एंड इट इज गिवन में एस्तर और जेरी हिक्स बताते हैं कि भावनाएं सीढ़ी की तरह जुड़ी होती है। डिप्रेशन सबसे नीचे है, उसके बाद गुस्सा आता है और गुस्सा डिप्रेशन से ऊपर है क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा होती है। भावनाएं और मानसिक कष्ट, मेंटल सफरिंग। हम अक्सर अपने विचारों को पकड़कर उनसे चिपक जाते हैं और खुद को कष्ट देते हैं। शारीरिक दर्द इसका अच्छा उदाहरण है। दर्द पर सोचते ही नकारात्मक विचार और चिंता बढ़ने लगती है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी मानसिक कष्ट का एक रूप है। काम से ज्यादा थकावट उस काम के बारे में सोचने और टालने में होती है। जैसा कि डेल कार्नेगी ने हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में लिखा है, स्वस्थ ऑफिस वर्कर्स की 100% थकान का कारण मानसिक और भावनात्मक कारक होते हैं। क्यों? समस्याएं असल में मौजूद नहीं है, जिस पर ध्यान नहीं वो मौजूद नहीं। समस्या तभी होती है जब आप उस पर ध्यान देते हैं। समस्या सिर्फ समय में रहती है, यानी अतीत या भविष्य में, और ये दोनों केवल आपके दिमाग में है। समस्या को समस्या कहे बिना वो समस्या नहीं है। सब नजरिए की बात है। कार्य योजना, एक्शन स्टेप। भावनाओं की प्रकृति का पता लगाए और वर्कबुक सेक्शन आई व्हाट इमोशंस आर, अध्याय 4 द नेचर ऑफ इमोशंस के माध्यम से इसे गहराई से समझें। भाग 2, आपकी भावनाओं को क्या प्रभावित करता है। आपका मन प्रसिद्ध कंप्यूटिंग सिद्धांत जाइगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट पर काम करता है। अगर आप बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं तो उसका अवशेष आपको बीमार कर देगा। अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। ओम स्वामी, अ मिलियन थॉट्स। भावनाओं की जटिलता और आपके महसूस करने के तरीके को कई कारक प्रभावित करते हैं। इस सेक्शन में हम उन तत्वों को देखेंगे
जो आपकी भावनाओं को संचालित करते हैं। अच्छी खबर यह है कि इनमें से कुछ पर आपका नियंत्रण है। अगर हम आपके जीवन रक्षा तंत्र, सर्वाइवल मैकेनिज्म से आने वाली स्वतः स्फूर्त भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को छोड़ दें, तो आपकी अधिकतर भावनाएं स्वयं निर्मित होती हैं। ये इस पर निर्भर करती है कि आप विचारों या घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। लेकिन ये अकेले कारक नहीं है। आपका शरीर, आपकी आवाज, आपका खानपान और आपकी नींद भी आपकी भावनाओं और इस तरह आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आइए देखें कि इनमें से हर एक तत्व आपके भावनात्मक संसार को कैसे प्रभावित करता है। 4. नींद का आपके मूड पर प्रभाव। आपकी नींद की गुणवत्ता और उसकी मात्रा दोनों ही आपके भावनात्मक हालात को प्रभावित करते हैं। शायद आपने नींद की कमी के दुष्प्रभाव खुद महसूस किए होंगे। चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, थकान या नकारात्मक भावनाओं से निपटने में दिक्कत। नींद की कमी मूड को कई तरीकों से प्रभावित करती है। चिंता या अवसाद से जूझ रहे लोगों पर किए गए एक सर्वे में अधिकांश प्रतिभागियों ने बताया कि वे रात में 6 घंटे से कम सोते हैं। 2016 में रैंड यूरोप नामक एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा किए गए शोध के अनुसार जो लोग 6 घंटे से कम सोते थे, उनमें मृत्यु का खतरा 13% अधिक था, बनिस्बत उन लोगों के जो 7 से 9 घंटे सोते थे। इसी अध्ययन में यह भी पाया गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नींद की कमी से प्रतिवर्ष लगभग $411 अरब का नुकसान होता है। दिलचस्प बात यह है कि नींद की कमी व्यक्ति की सकारात्मक अनुभवों का आनंद लेने की क्षमता को भी घटा देती है। एक अध्ययन से पता चला कि पर्याप्त नींद लेने वाले लोग ऐसे अनुभवों से सकारात्मक असर महसूस करते हैं, जबकि नींद से वंचित लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नींद की गुणवत्ता सुधारने के तरीके। शयन कक्ष को पूरी तरह अंधेरा रखें। जितना अंधेरा कमरा होगा, नींद उतनी बेहतर आएगी। अगर आपका कमरा पूरी तरह अंधेरा नहीं है, तो स्लिप मास्क या ब्लैकआउट पर्दे का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं। स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि का उपयोग सोने से पहले न करें। sleepfoundation.org के अनुसार छोटी सी स्क्रीन भी इतनी रोशनी उत्सर्जित करती है कि दिमाग को जागृत रख सके। PNAS 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पढ़ने से मेलाटोनिन 50% कम हो जाता है। नींद आने में 10 मिनट ज्यादा लगते हैं और गहरी नींद REM में 10 मिनट की कमी होती है। अगर रात में डिवाइस का इस्तेमाल जरूरी हो तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मा पहने, और वह भी सोने से कुछ घंटे पहले। मन को शांत करें। अगर सोते समय दिमाग में कई विचार दौड़ते हैं तो हल्का संगीत सुने या किताब पढ़े, लेकिन किताब बहुत रोमांचक न हो, वरना नींद और देर से आएगी। सोने से 2 घंटे पहले अधिक पानी न पिए, ताकि रात में बार बार बाथरूम जाने से नींद न टूटे। रात की दिनचर्या बनाएं। रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। यहां तक कि वीकेंड में भी अगर देर तक बाहर रहते हैं तो भी सुबह का समय न बदलें, बल्कि दिन में छोटे छोटे झपकी लें। सबसे अच्छा तरीका है अलग अलग रणनीतियां आजमाना, जब तक कि आपको आपके लिए सबसे प्रभावी तरीका न मिल जाए। 5. शरीर का उपयोग कर भावनाओं को प्रभावित करना। हमारा शरीर हमारे मन को बदलता है, हमारा मन हमारे व्यवहार को बदलता है और हमारा व्यवहार हमारे परिणाम बदलता है। एमी कडी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर। अपने बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने का तरीका बदल सकते हैं। आत्मविश्वासी या खुश लोग शरीर को फैलाते हैं और खुद को बड़ा दिखाते हैं। जैसे पुरुष किसी आकर्षक महिला को देखकर पीठ सीधी करते हैं, सीना चौड़ा करते हैं और पेट अंदर खींचते हैं। ये अवचेतन व्यवहार आत्मविश्वास और ताकत दिखाने के लिए होता है, ठीक वैसे ही जैसे गोरिल्ला अपनी छाती पीटते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एमी कडी ने एक प्रयोग में पाया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई पावर पोज अपनाने से लोगों के हार्मोन और आत्मविश्वास पर असर पड़ा। परिणाम: हाई पावर पोज 2 मिनट, टेस्टोस्टेरोन 25%, कॉर्टिसोल 10%, जोखिम लेने की इच्छा 86% प्रतिभागी गेम ऑफ चांस में शामिल हुए। लो पावर पोज 2 मिनट, टेस्टोस्टेरोन 10%, कॉर्टिसोल 15%, जोखिम लेने की इच्छा केवल 60% प्रतिभागी शामिल हुए। साथ ही आप देख सकते हैं, आप केवल अपने शरीर की मुद्रा या चेहरे के भाव बदलकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं।
इसे कुछ लोग कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक सच में ना हो जाए तब तक अभिनय करो। उदाहरण के लिए, आप मुस्कान के साथ अपने चेहरे को सजाकर खुद को अधिक खुश महसूस करा सकते हैं। इसके विपरीत, आप अपने शरीर की मुद्रा बदलकर अपने मूड को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि अवसाद भी पैदा कर सकते हैं। डेविड के रेनॉल्ड्स ने अपनी किताब कंस्ट्रक्टिव लिविंग में बताया कि कैसे उन्होंने अपने ही दूसरे व्यक्तित्व डेविड केंट के रूप में एक उदास, आत्महत्या प्रवृत्ति वाला मरीज बनाया। इसका उद्देश्य विभिन्न मानसिक अस्पतालों में गुमनाम रूप से मरीज के रूप में भर्ती होकर भीतर से उनका मूल्यांकन करना था। ध्यान दें कि वे अवसाद का सिर्फ नाटक नहीं कर रहे थे, वे सच में अवसादग्रस्त हो गए थे। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने अवसाद पैदा करने का तरीका इस तरह बताया। एक कुर्सी पर झुककर बैठें, कंधे ढीले और सिर नीचे। बार बार ये वाक्य दोहराए, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, सब बेकार है, मैं बेबस हूं, मैं हार मानता हूं। सिर हिलाए, आह भरे, रोए, कुल मिलाकर उदास व्यक्ति जैसा व्यवहार करें और असली भावना समय के साथ आ जाएगी। डेविड के रेनॉल्ड्स, कंस्ट्रक्टिव लिविंग। व्यायाम के फायदे। बोस्टन यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान प्रोफेसर माइकल ओटो कहते हैं, जब आप बुरा महसूस कर रहे हो और व्यायाम न करें तो ये ऐसे है जैसे सिरदर्द होने पर एस्पिरिन न लेना। जब डेविड केंट को वापस डेविड के रेनॉल्ड्स में बदलना था तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें अपनी शरीर की स्थिति बदलनी पड़ी। कहना आसान है, लेकिन जब आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो तो करना कठिन। फिर भी उन्हें खुद को मजबूर करना पड़ा कि वे शारीरिक रूप से सक्रिय हों, भले ही उनका मन न हो। जैसे जैसे उन्होंने अपनी शारीरिक गतिविधि बढ़ाई और खुद को व्यस्त रखा, वे बेहतर महसूस करने लगे और अंततः पूरी तरह ठीक हो गए। डेविड केंट की कहानी दिखाती है कि नियमित व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके मूड को भी सुधारता है। अध्ययनों से पता चला है कि व्यायाम हल्के से मध्यम अवसाद का इलाज उतनी ही प्रभावी ढंग से कर सकता है जितना कि एंटीडिप्रेसेंट दवाएं। एक अध्ययन में जेम्स ब्लूमेंथल, ड्यूक यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ने प्रमुख अवसाद विकार वाले निष्क्रिय वयस्कों को 4 समूहों में बांटा। पर्यवेक्षित व्यायाम, घर आधारित व्यायाम, एंटीडिप्रेसेंट थेरेपी, प्लेसिबो पिल। 4 महीने बाद पाया गया कि व्यायाम और एंटीडिप्रेसेंट समूह में सबसे अधिक रिकवरी दर थी। 1 साल बाद फॉलोअप में यह पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम कर रहे थे, उनके अवसाद स्कोर उन लोगों से कम थे जो केवल कभी कभी व्यायाम करते थे। इसका मतलब है कि व्यायाम न केवल अवसाद का इलाज करने में मदद करता है, बल्कि इसके दोबारा आने से भी बचाता है। खुशखबरी यह है कि आपको रोज 10 मील दौड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 30 मिनट पैदल चलना हफ्ते में 5 दिन चमत्कार कर सकता है। प्लोज मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार हफ्ते में 2.5 घंटे मध्यम व्यायाम आपकी उम्र में औसतन 3.5 साल जोड़ सकता है। डेनमार्क में 5,000 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते थे, वे औसतन 5-7 साल अधिक जीते थे। मूड पर व्यायाम के फायदे तुरंत और लंबे समय तक रहते हैं। प्रोफेसर माइकल ओटो के अनुसार मध्यम व्यायाम शुरू करने के 5 मिनट के भीतर ही आपका मूड बेहतर हो सकता है। 6. अपने विचारों से अपनी भावनाओं को प्रभावित करना। आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन। आपके विचार तय करते हैं कि आप कौन हैं और आपकी वास्तविकता कैसी है। इसलिए अपने विचार उन चीजों की ओर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, न कि जिनसे आप डरते हैं। जैसा कि सफलता विशेषज्ञ ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफलता की कुंजी है कि हम अपने सचेत दिमाग को उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें हम पाना चाहते हैं, न कि जिनसे हम डरते हैं। ध्यान, मेडिटेशन के फायदे। बौद्ध धर्म में मन को अक्सर बंदर मन कहा जाता है, क्योंकि विचार बंदर की तरह एक शाखा से दूसरी पर कूदते रहते हैं। ध्यान इस बंदर को शांत करने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन में लगातार आने वाले विचारों को देखने लगते हैं। अभ्यास के साथ आप इन विचारों से दूरी बनाना सीखते हैं, जिससे उनका आप पर असर कम हो जाता है। इससे नकारात्मक भावनाएं घटती हैं और आप अधिक शांत महसूस करते हैं। विजुअलाइजेशन के फायदे। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन असली
और नकली अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता? इसका मतलब है कि आप अपनी मनचाही परिस्थितियों की कल्पना करके अपने मन को धोखा दे सकते हैं। जितनी अधिक विस्तार से आप कल्पना करेंगे, उतना ही आपका दिमाग उसे असली अनुभव मानेगा। इस तरह आप कृतज्ञता, उत्साह या खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं महसूस करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। 7. अपने शब्दों से अपनी भावनाओं को प्रभावित करना। आपके शब्द आपके विचारों और व्यवहार पर बहुत असर डालते हैं, क्योंकि विचार, शब्द और व्यवहार ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको आत्मविश्वास की कमी होती है तो आप "मैं कोशिश करूंगा", "मुझे उम्मीद है", "काश" जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत "मैं करूंगा", "बिल्कुल", "निश्चित रूप से" जैसे शब्द आपको अधिक आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस की ताकत। सकारात्मक पुष्टि ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें आप रोज खुद से दोहराते हैं, जब तक कि आपका अवचेतन मन उन्हें सच न मान ले। कैसे करें? वर्तमान काल का प्रयोग करें। मैं हूं, न कि मैं हो जाऊंगा। नकारात्मक रूप न अपनाएं। मैं शर्मीला नहीं हूं की जगह मैं आत्मविश्वासी हूं। दिन में 5 मिनट दोहराएं। इसे रोज करें, कम से कम 1 महीने तक। कल्पना, विजुअलाइजेशन और भावनाएं साथ जोड़ें। उदाहरण, मुझे आत्मविश्वासी होना पसंद है। मैं दूसरों की राय से स्वतंत्र हूं। कोई मुझसे ऊपर नहीं और मैं किसी से ऊपर नहीं। 8. आपकी सांसें आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। आप कई दिन बिना खाना या सोए रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ मिनट भी नहीं। हालांकि सांस लेना स्वाभाविक है, पर बहुत से लोग सही तरीके से सांस नहीं लेते। धीमी, गहरी सांसें तनाव घटाती है और मन को शांत करती है। गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन के अनुसार 8 सांस चक्र मिनट तनाव से राहत, जागरूकता में वृद्धि। 4 सांस चक्र मिनट गहरी जागरूकता, दृष्टि की स्पष्टता, शरीर की संवेदनशीलता। 1 सांस चक्र मिनट मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का संतुलन, चिंता और भय में भारी कमी। तेज सांसें जैसे ब्रेथ ऑफ फायर ऊर्जा और सतर्कता बढ़ाती है और तनाव दूर करती है। आपका परिवेश आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है? आपका परिवेश भी इस बात को प्रभावित करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यहां परिवेश का मतलब है आपके चारों ओर मौजूद हर चीज जो किसी न किसी तरह से आप पर असर डाल सकती है। ये आपके साथ रहने वाले लोग हो सकते हैं, वे टीवी शो जिन्हें आप देखते हैं, या वो जगह जहां आप रहते हैं। उदाहरण के लिए, नकारात्मक सोच वाले रिश्तेदार आपको नीचे खींच सकते हैं, वही एक बिखरा हुआ डेस्क आपको निरुत्साहित कर सकता है। मैंने महसूस किया है कि जब मैं प्रेरणाहीन महसूस करता हूं, तो अपना डेस्क साफ करना, कमरा व्यवस्थित करना या अपने कंप्यूटर की फाइलों को रिऑर्गेनाइज करना मुझे अक्सर ऊर्जा और प्रेरणा देता है। इस बारे में और जानकारी के लिए कि आप अपने परिवेश का उपयोग अपनी भावनाओं को बदलने में कैसे कर सकते हैं, देखें अपना परिवेश बदलना सेक्शन। संगीत आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है? हम सभी जानते हैं कि संगीत हमारे मूड को प्रभावित करता है। किसने वर्कआउट करते समय रॉकी का गाना नहीं सुना है? उदाहरण के लिए, संगीत कर सकता है थके होने पर आपको आराम देना, जब आप ढीले पड़ जाएं तो आपको मोटिवेट करना, जिम में आपको लगातार मेहनत करते रहना, आपको आभार की भावना में ले जाना, आपको एक पॉजिटिव मूड में रखना। कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि सकारात्मक संगीत सुनने से लोग अपना मूड बेहतर कर सकते हैं। 2012 के एक अध्ययन में प्रतिभागियों ने सिर्फ 12 मिनट हफ्ते में 5 बार 2 हफ्तों तक एक सकारात्मक गाना सुनने के बाद बेहतर मूड की रिपोर्ट की। दिलचस्प बात यह थी कि यह असर सिर्फ उन्हीं में दिखा जिन्हें अपने मूड को बेहतर करने का प्रयास करने के लिए कहा गया था। अन्य प्रतिभागियों में यह असर नहीं दिखा। 2014 के एक अध्ययन ने यह भी दिखाया कि संगीत नकारात्मक मूड को कम कर सकता है और आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है। संगीत का मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर सबसे महत्वपूर्ण असर मूड से संबंधित है, खासकर डिप्रेशन और चिंता को कम करने, भावनात्मक अभिव्यक्ति, संवाद और पारस्परिक कौशल, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वैलेरी एन स्ट्रैटन PhD और एनेट H ज़्लानोव्स्की ने भी संगीत के मूड पर प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने
अपने छात्रों से 2 हफ्तों तक संगीत डायरी रखने को कहा। स्ट्रैटन ने निष्कर्ष निकाला, हमारे छात्रों ने न सिर्फ संगीत सुनने के बाद अधिक सकारात्मक भावनाओं की रिपोर्ट की, बल्कि उनकी पहले से मौजूद सकारात्मक भावनाएं और भी बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि संगीत की शैली और संगीत सुनने का संदर्भ घर, गाड़ी चलाते समय या दोस्तों के साथ परिणाम को प्रभावित नहीं करता था। संगीत का उपयोग अपने मन को कंडीशन करने के लिए। आप एक कदम आगे बढ़कर संगीत की ताकत का उपयोग अपने मन को कंडीशन करने के लिए कर सकते हैं, यानी अपनी भावनात्मक जरूरतों के अनुसार प्लेलिस्ट बनाकर। यह समय लेने वाला काम है, लेकिन इसके परिणाम बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। विश्वस्तरीय एथलीट और कोच क्रिस्टोफर बर्गलैंड संगीत का इस्तेमाल खुद को प्रेरित रखने और अपने प्रदर्शन को सर्वोत्तम स्तर पर बनाए रखने के लिए करते हैं। उन्होंने साइकोलॉजी टुडे में लिखा, एक एथलीट के रूप में मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानसिकता विकसित की और इसे मजबूत करने के लिए सम्यप्रेक्षित गानों का संग्रह तैयार किया। कठिन मौसम या शारीरिक थकान के बावजूद मैं संगीत और कल्पना की मदद से एक समानांतर दुनिया में चला जाता था, जहां वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता था। मैंने संगीत का इस्तेमाल आशावादी बने रहने के लिए किया। क्रिस्टोफर इंटरव्यू से पहले या पब्लिक स्पीकिंग से पहले भी विशेष गाने सुनना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसे गाने सुनना अच्छा लगता है जो मुझे आभार की भावना में ले जाए। और आप संगीत का उपयोग अपना मूड सुधारने में कैसे करेंगे? एक्सरसाइज, अलग अलग तरह के संगीत का प्रयोग करें। अलग अलग तरह का संगीत सुनें और देखें कि वे आपको कैसा महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, आप संगीत का उपयोग मेडिटेशन, वर्कआउट या पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें, हर व्यक्ति अलग होता है। सिर्फ इसलिए मत सुने कि कोई गाना पॉपुलर है, बल्कि इसलिए सुने क्योंकि वो आपको वैसा महसूस कराता है जैसा आप चाहते हैं। लगातार प्रयोग करते रहें। अलग अलग जॉनर सुनें और देखें कि क्या वे आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, खुश करते हैं या आराम देते हैं। फिर विशेष मूड के लिए अपनी प्लेलिस्ट तैयार करें। भाग 3, अपनी भावनाओं को कैसे बदलें। मन हमेशा वर्तमान क्षण को नकारने और उससे भागने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक आप अपने मन से जुड़ जाते हैं, उतना ही अधिक आप पीड़ित होते हैं। या इसे यूं भी कह सकते हैं, जितना अधिक आप वर्तमान क्षण का सम्मान और स्वीकार कर पाते हैं, उतना ही आप दर्द, कष्ट और अहंकारी मन से मुक्त हो जाते हैं। एक हाथ टॉले, द पावर ऑफ नाउ। इस भाग में हम देखेंगे कि आप नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपट सकते हैं और अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भावनाएं कैसे बनती हैं। फिर हम सकारात्मक सोच के लाभ और इसे अपने मन को प्रशिक्षित करने में कैसे इस्तेमाल करें, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि केवल सकारात्मक सोच काफी क्यों नहीं है और नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए और क्या किया जा सकता है। खास तौर पर आप सीखेंगे अपनी भावनाओं को कैसे छोड़ना, अपनी कहानी बदलकर अधिक सशक्त कहानी कैसे बनाना, अपने मन को कैसे कंडीशन करना, अपने व्यवहार से भावनाओं को कैसे बदलना, अपने वातावरण को कैसे बदलना ताकि नकारात्मक भावनाएं कम हों। अंत में मैं आपके साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों की एक सूची साझा करूंगा, जिन्हें अपनाकर आप नकारात्मक भावनाओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भावनाएं कैसे बनती हैं? जब आपके मन के कैनवास पर कोई विचार उभरता है और यदि आप उसे छोड़ते नहीं हैं, तो उसका पीछा या तो इच्छा का रूप लेगा या फिर भावना का, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ओम स्वामी, अ मिलियन थॉट्स। बहुत कम लोग जानते हैं कि भावनाएं वास्तव में कैसे बनती हैं, जबकि हम दिन भर उनका अनुभव करते हैं। हम शायद ही कभी समय निकालते हैं ये समझने के लिए कि हम किसी खास भावना को क्यों महसूस कर रहे हैं और वो कैसे उत्पन्न हुई। पहले आइए नकारात्मक भावनाओं के 2 प्रकारों में अंतर करें। स्वतः उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाएं। ये वे भावनाएं हैं जो आपको जीवित रखने के लिए जरूरी है, जैसे हमारे पूर्वजों को किसी खतरनाक जानवर को देखकर महसूस होने वाला डर। विचारों से निर्मित नकारात्मक भावनाएं। ये भावनाएं आपके मन द्वारा आपके विचारों से जुड़ाव के कारण बनती है। ये जरूरी नहीं
कि बाहरी घटनाओं से उत्पन्न हो, लेकिन हो सकती है ये पहली श्रेणी की भावनाओं से अधिक समय तक रहती है। इनके काम करने का तरीका ये है, एक यादृच्छिक विचार आता है, आप उस विचार से अपनी पहचान बना लेते हैं। ये जुड़ाव एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। जितना अधिक आप उस विचार से जुड़ते हैं, उतनी ही संबंधित भावना मजबूत होती जाती है और अंततः वो एक स्थायी भावना में बदल जाती है। उदाहरण, आपको पैसों की चिंता है और जैसे ही दिमाग में पैसों से जुड़े विचार आते हैं, आप उनसे जुड़ जाते हैं। नतीजतन आपकी चिंता बढ़ जाती है। आपका किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है और आप मन ही मन वही दृश्य बार बार दोहराते हैं। महीनों बीत गए, लेकिन आपने दोस्त से बात नहीं की। आपने ऑफिस में गलती की और खुद को दोषी महसूस करते हैं। बार बार उस गलती को याद करने से हीन भावना बढ़ जाती है। बार बार नकारात्मक विचारों से जुड़ाव ही उन्हें बढ़ाता है। जितना आप किसी समस्या पर ध्यान देंगे, उतना ही उससे जुड़े विचार भविष्य में आसानी से आएंगे। भावनाओं के निर्माण का सूत्र: व्याख्या, इंटरप्रिटेशन प्लस पहचान, आइडेंटिफिकेशन प्लस दोहराव, रेपिटेशन, मजबूत भावना। व्याख्या, आप किसी घटना या विचार को अपनी व्यक्तिगत कहानी के आधार पर अर्थ देते हैं। पहचान, जैसे ही कोई विचार आता है, आप उससे जुड़ जाते हैं। दोहराव, एक ही विचार को बार बार सोचना। मजबूत भावना, जब आप किसी भावना का इतने बार अनुभव करते हैं कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यदि आप इस समीकरण में से कोई भी तत्व हटा दें, तो भावनाएं अपनी ताकत खोने लगती हैं। 1. व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। नकारात्मक भावनाएं आपकी घटनाओं की व्याख्या से आती है। एक ही घटना पर अलग अलग लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसान के लिए बारिश आशीर्वाद है, पिकनिक मनाने वाले के लिए परेशानी। आपको पदोन्नति चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। आपने सोचा कि साइड बिजनेस से कमाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में आपकी उम्मीद और वास्तविकता में अंतर ही नकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। 2. पहचान, आइडेंटिफिकेशन। भावनाएं तब तक नहीं टिक सकती जब तक आप उन्हें ध्यान नहीं देते। आप अपनी भावनाएं नहीं है, मैं उदास हूं कहना सही नहीं है। सही यह है कि मैं इस समय उदासी का अनुभव कर रहा हूं। भावनाओं को कपड़ों की तरह समझें, वे बदलती रहती है। आप जितना उनसे जुड़ते हैं, वे उतना लंबा टिकती है। व्यायाम, जब आप गुस्से में हो तो तुरंत किसी ऐसे काम में लग जाएं जो आपका पूरा ध्यान खींच ले। गुस्सा जल्दी कम हो जाएगा। 3. दोहराव, रेपिटेशन। जब आप एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वो भावना गहरी होती जाती है। अगर आप बार बार अपमान या धोखे की याद करते हैं, तो महीनों तक क्रोध बना रह सकता है। लेकिन यदि आप उस विचार को तुरंत छोड़ दें, तो भावना भी जल्दी खत्म हो जाती है। कार्य योजना, एक्शन स्टेप। वर्कबुक का इस्तेमाल करें। भाग 3, अपनी भावनाओं को कैसे बदलें। सेक्शन 1, भावनाएं कैसे बनती है, ताकि आप अतीत की नकारात्मक भावनाओं का विरोध कर सकें। पिछली बार को याद करें जब आपने गुस्सा, उदासी, निराशा, डर या अवसाद महसूस किया था। अब निम्नलिखित के लिए लिखें कि तब क्या हुआ था। व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, कौन सी घटनाएं हुई और आपके मन में कौन से विचार आए। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आपने इन विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। दोहराव, रेपिटेशन, क्या आपने इन विचारों के साथ बार बार खुद को जोड़ा। अपनी व्याख्या बदलना, किसी कसाई खाने का दृश्य आपको नकारात्मक भावना दे सकता है, जबकि वही दृश्य एक व्यापारी के लिए लाभकारी और मशीन ऑपरेटर के लिए सामान्य हो सकता है। ये सब आपकी सोच और आदत पर निर्भर है। ओम स्वामी, अ मिलियन थॉट्स। किसी घटना या विचार में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती कि वो आपकी भावनाओं को बदल दे। आपकी भावनाएं इस बात से पैदा होती है कि आप उस घटना या विचार की व्याख्या कैसे करते हैं। इसीलिए 2 लोग एक ही स्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई उसे समस्या समझेगा और दोष देगा, तो कोई उसे एक अवसर मानेगा और आगे बढ़ेगा। आपकी व्याख्या का सीधा संबंध आपके जीवन के बारे में बनाए गए सामान्य मान्यताओं से है। इसलिए सबसे पहले हमें उन मान्यताओं को देखना होगा जो आपकी व्याख्याओं की जड़ में है। अपनी मान्यताओं की जांच करें। हर भावनात्मक अवस्था में जाने से पहले आप कुछ मान्यताओं को सच मान लेते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता बन जाती है, और क्योंकि आप मानते हैं कि ये सही है, आप इन्हें कभी चुनौती नहीं देते।
कुछ सामान्य मान्यताएं इस प्रकार हो सकती है। समस्याएं टालनी चाहिए। ये एक समस्या है। मुझे स्वस्थ रहना चाहिए। मैं कम से कम 70 साल तक जीवित रहूंगा। मुझे शादी करनी ही है। शिकायत करना सामान्य है। अतीत में उलझे रहना गलत नहीं है। भविष्य की चिंता करना जरूरी है। मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक। अपना उत्तर यहां डालें। मान्यताओं को नए दृष्टिकोण से देखना। 1. समस्याएं टालनी चाहिए। क्या हो अगर समस्याएं जीवन का हिस्सा हों और हमें उनसे भागने की बजाय उनसे सीखना हो? 2. ये एक समस्या है। क्या ये सच में समस्या है या ये सिर्फ एक अवसर है जिसे आप पहचान नहीं रहे? 3. मुझे स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य एक आशीर्वाद है, न कि गारंटी। क्या आप इसे डिफॉल्ट मानने के बजाय एक उपहार मान सकते हैं? 4. मैं कम से कम 70 साल तक जीवित रहूंगा। लंबी उम्र मिलना सौभाग्य है, अधिकार नहीं। कोई भी उम्र में मृत्यु हो सकती है। 5. मुझे शादी करनी ही है। ये समाज या परिवार की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन ये आपकी अनिवार्यता नहीं है। 6. शिकायत करना सामान्य है। ज्यादातर शिकायतें अहंकार का खेल होती है। एक हफ्ता बिना शिकायत किए देखिए। 7. अतीत में उलझना। अतीत सिर्फ आपके मन में है और आप उसे बदल नहीं सकते। उससे सीखना ठीक है, उसमें फंसना नहीं। 8. भविष्य की चिंता करना जरूरी है। भविष्य की अंधी चिंता करने के बजाय वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ करें। 9. मैं तभी खुश रहूंगा जब। खुशी एक रोज का चुनाव है, परिपूर्ण परिस्थितियों का परिणाम नहीं। अपनी व्याख्याओं का विश्लेषण करें। अपने जीवन को देखने का तरीका ही आपके सुख दुख का निर्धारण करता है। कुछ सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं। क्या मैं मानता हूं कि सब कुछ किसी कारण से होता है और उसे स्वीकार करता हूं, या मैं खुद को पीड़ित मानता हूं? क्या मैं अस्थायी असफलताओं को आगे बढ़ने के कदम मानता हूं, या पहली बड़ी रुकावट पर हार मान लेता हूं? क्या मैं उन चीजों को बदलने की कोशिश करता हूं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या उन्हें स्वीकार करता हूं? क्या मैं मानता हूं कि मैं किसी उद्देश्य से यहां हूं, या बिना मकसद भटकता हूं? क्या मैं मानता हूं कि समस्याएं बुरी हैं, या उन्हें जीवन का हिस्सा मानता हूं? एक्शन स्टेप। अपनी भावनाओं की व्याख्या लिखें। 1 या 2 भावनात्मक मुद्दे लिखें जो अभी आपके जीवन में है। खुद से पूछें, अगर मैं कुछ भावनाएं हटा सकता तो कौन सी हटाने से मेरे जीवन पर सबसे सकारात्मक असर पड़ता? इन मुद्दों की अपनी वर्तमान व्याख्या लिखें। खुद से पूछें, मेरी कहानी सही होने के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा? नई, सशक्त बनाने वाली व्याख्याएं लिखें। खुद से पूछें, इन नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए मुझे क्या मानना चाहिए? अपनी भावनाओं को छोड़ना। भावनाएं सिर्फ भावनाएं हैं। वे आप नहीं हैं, वे तथ्य नहीं हैं, और आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हेल्ड वॉकिन, द सेडोना मेथड। जैसा कि हमने देखा, व्याख्या, पहचान और दोहराव, ये तीनों मिलकर गहरी भावनाएं बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे आप उन भावनाओं को छोड़ना शुरू कर सकते हैं जो आपके जीवन में मददगार नहीं है। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन, गतिमान ऊर्जा। जब आप इस ऊर्जा को बहने से रोकते हैं, ये जमा हो जाती है। दुर्भाग्यवश हमें किसी ने नहीं सिखाया कि भावनाओं से कैसे निपटना है, बल्कि हमें सिखाया गया कि नकारात्मक भावनाओं को दबाना चाहिए। वर्षों तक भावनाओं को दबाने से वे आपके सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठ जाती है और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, या मुझे हमेशा अपराध बोध होता है। भावनाएं छोड़ने के 3 आसान तरीके। 1. भावनाओं को दूरी से देखें। नकारात्मक भावना आने पर बस उसे देखें। शरीर में उसे लोकेट करें। उस पर कहानी बनाना बंद करें और दिमाग में आने वाले चित्रों पर विश्वास न करें। 2. भावनाओं को नाम दें। मैं गुस्से में हूं कहने के बजाय कहें, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। इससे आप अपनी भावनाओं से दूरी बनाते हैं और उन्हें आसानी से छोड़ पाते हैं। 3. भावनाओं को छोड़े। अक्सर हम भावनाओं से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वे हमारी कहानी का हिस्सा है। हमने उनसे अपनी पहचान बना ली है। उदाहरण, मुझे लगता था कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं खुद को थकाकर काम करता था। ये कहानी छोड़ने पर मैं कम तनाव में लगभग उतना ही काम कर पाता हूं। छोड़ने का मतलब है इन मान्यताओं को भी छोड़ना। मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।
मेहनत करने पर गर्व महसूस होना, मेहनत के बावजूद नतीजे न मिलने पर खुद को पीड़ित मानना, खुद को खास समझना, दुनिया को बदलने की जरूरत मानना, अपने कार्यों के परिणाम को नियंत्रित करने की चाह। 4. भावनाओं को छोड़ने की 5 स्टेप प्रक्रिया। अपनी किताब द सेडोना मेथड में हेल ड्वॉस्किन बताते हैं कि भावनाओं को जैसे ही वे उत्पन्न होती हैं, छोड़ने के 3 तरीके होते हैं। 1. उन्हें जाने दे। जब आप नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो उन्हें दबाने या पकड़कर रखने के बजाय सचेत रूप से छोड़ने का चुनाव कर सकते हैं। 2. उन्हें रहने दे, उन्हें स्वीकार करें, उनके अस्तित्व को मान ले, लेकिन उनसे चिपके बिना। 3. उनका स्वागत करें, उन्हें पूरी तरह स्वीकार करें और करीब से देखें कि उनकी जड़ में क्या है। हेल ड्वॉस्किन के अनुसार हर स्थिति में पहला कदम है जैसे ही भावना उठे उसके प्रति सचेत होना। इसके बाद वे भावनाओं को छोड़ने की एक 5 स्टेप प्रक्रिया बताते हैं। स्टेप 1. किसी एक भावना पर ध्यान केंद्रित करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं ताकि आप बेहतर महसूस करें। यह कोई बड़ी भावना होना जरूरी नहीं, यह उतना साधारण भी हो सकता है जैसे किसी विशेष काम को करने का मन न होना या किसी बात पर हल्की सी चिड़चिड़ाहट होना। स्टेप 2. खुद से इन 3 में से एक सवाल पूछें। 1. क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? 2. क्या मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं? 3. क्या मैं इस भावना का स्वागत कर सकता हूं? आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं? छोड़ना, रहने देना या स्वागत करना, उसके अनुसार सवाल चुनें। स्टेप 3. अब खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा करूंगा? क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? क्या मैं इस भावना का स्वागत करूंगा? ईमानदारी से हां या ना में जवाब दें। सच यह है कि कभी कभी ना भी आपको भावना छोड़ने में मदद करता है। स्टेप 4. खुद से पूछें, कब? और इसका जवाब होगा अभी, यानी तुरंत उस भावना को छोड़ दें। स्टेप 5. इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक वो भावना पूरी तरह खत्म न हो जाए। ये तकनीक आपको पहली नजर में बहुत आसान या बेअसर लग सकती है, लेकिन ऐसा न सोचें, इसे खुद पर आजमाएं। याद रखें, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। जब आप सचेत रूप से उन्हें छोड़ने, उनका स्वागत करने या उन्हें रहने देने का अभ्यास करते हैं तो आपको भावनाओं के काम करने का एक नया और गहरा अनुभव मिलेगा। एक्शन स्टेप। वर्कबुक के सेक्शन 3 हाउ इमोशंस आर फॉर्म्ड 3 लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस के अभ्यासों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को छोड़ने की शुरुआत करें। उन सभी भावनाओं की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। शायद आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, शायद आप टालमटोल करते हैं और अपराधबोध या शर्म महसूस करते हैं। हो सकता है आप अपने अतीत की किसी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं या अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। अब ऊपर बताई गई पद्धति अपनाएं। 1. क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? 2. क्या मैं ऐसा करूंगा? हां ना। 3. कब? अभी। पहली बार में सफल न हो तो चिंता न करें, आगे आपको अभ्यास के बहुत मौके मिलेंगे। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती, ठीक वैसे ही जैसे नहाना, इसलिए इसे रोजाना करना जरूरी है। प्रेरणा की कमी अक्सर इस बात का संकेत है कि आपके पास पीछा करने के लिए कोई आकर्षक और प्रेरक दृष्टि, विजन नहीं है। जिनके पास उत्साहजनक विजन होता है वे शायद ही प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं। सेटबैक्स आने पर वे थोड़े समय के लिए हताश या निराश हो सकते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को याद करके जल्दी उभर आते हैं। प्रेरणा की कमी ये भी दिखाती है कि आप अपने ब्लिस्ट का पालन नहीं कर रहे, यानी जो आप करते हैं और जो आप वास्तव में हैं उनमें असंगति है। एंथुसियास्टिक शब्द ग्रीक से आया है जिसका अर्थ है ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ।